अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ईसीजी के अंदर एक ख़ास फ़ायदा है। जब हम किसी मरीज़ की ईसीजी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उससे जिसकी तशख़ीस कर सकते हैं। और ये जो ईसीजी की सीरीज़ शुरू की है उसके बारे में हम बात भी करेंगे मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, क्योंकि हमने कंप्लीट करना है इस पूरी सीरीज़ को। लेकिन मेरी नज़र में जो मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, वो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी ईसीजी के ऊपर आपको फाइंड आउट करनी है, वो है दिल का सबसे बड़ा अटैक। उसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्टेमी या एसटी एलिवेशन एमआई। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि जब किसी भी शख्स की ईसीजी के अंदर ये चेंज आप देखते हैं जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो उसके बाद आपको फौरी अंदाज़ा हो जाता है कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी ख़तरे में है, उसकी जान जा सकती है, वो इंसान जो है वो हमेशा के लिए लूज़ किया जा सकता है अगर एक्शन फौरी ना लिया जाए। ये ब्यूटी है ईसीजी की। और वो चीज़ क्या है? वो ये है, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल ईसीजी दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये नॉर्मल ईसीजी है। अब ईसीजी जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, अब आप इस पे गौर करें। यानी ये एक ऐसी ईसीजी है कि जब कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट ईसीजी को देखेगा और हॉस्पिटल में जो पेशेंट गया है, उसको चेस्ट पेन है, उसने सीने पे दबाव की बात की है, उसको सांस की खराबी महसूस हुई है, या कोई भी ऐसी अलामत हुई है जिसे हम एटिपिकल सिम्टम कहते हैं, और उसके बाद ईसीजी के अंदर ये चेंज है, तो उसके बाद पूरे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भागदौड़ शुरू हो जाती है। क्योंकि मरीज की जिंदगी और मौत के दरमियान आपका जो एक अमल होता है, आपका जो एक्शन होता है, वो खड़ा होता है। इस तशखीस को हम कहते हैं एसटी एलिवेशन एमआई। यानी जो नॉर्मल में और इसमें आपको जो अगर फ़र्क नज़र आएगा कि नॉर्मल ईसीजी में आमतौर पे पी है, क्यू आर एस है और फिर टी है, और एक जे पॉइंट होता है। जे पॉइंट हम किसे कहते हैं कि ये वो पॉइंट है जो एस वेव और आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के दरमियान ये नुक्ता है, इसको हम कहते हैं जे पॉइंट। और इस ईसीजी के अंदर क्या होगा, जो एबनॉर्मल होगी कि जो जे पॉइंट है वो भी ऊपर चला जाएगा, एस भी ऊपर चली जाएगी और टी भी ऊपर चली जाएगी। ये सारी एलिवेट हो जाएंगी बेस लाइन से, इसीलिए इसको हम कहते हैं एस टी एलिवेशन एम आई। एम आई से बनता है, एस टी एलिवेशन से बनता है कि ये जो सेगमेंट है जिसको हम एस टी सेगमेंट कहते हैं, यानी एस वेव और टी वेव का, और इसके दरमियान आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जाहिर है। तो ये जो एस टी सेगमेंट है, जब ये बेस लाइन से ऊपर चला जाता है तो इसको हम कहेंगे एस टी सेगमेंट एलिवेशन। और एम आई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायो कहते हैं मसल को, कार्डियक का मतलब है कि हार्ट का, और इन्फार्क्शन कहते हैं डेथ को। यानी ये वो तशखीस है कि जिसमें कि हार्ट का जो एक मसल है उसकी डेथ हो सकती है। तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है कि कोई भी मरीज आपके पास आएगा, वो आपको कहेगा कि मुझे सीने में दबाव है, दर्द है, उसको स्वेटिंग हो रही होगी, और हो सकता है कि अगर उम्र ज़्यादा है, डायबिटिक है या फीमेल है, तो एटिपिकल सिम्टम होती हैं जिसमें क्या होता है कि सांस की खराबी हो सकती है, जिसमें कि पेन हो सकती है एपिगैस्ट्रम यानी यहाँ के हिस्से में। इसके अलावा ये हो सकता है कि पेशेंट को एक्सट्रीम वीकनेस हो, अगर एजेड है कोई पेशेंट। तो ये तमाम अलामात वो हैं कि जिसके बाद ईसीजी करवाने के बाद अगर आपको एसटी सेगमेंट ये एलिवेट मिलता है तो इसका मतलब है दिल का बड़ा अटैक हुआ है। और दिल का बड़ा अटैक से मुराद ये है कि जो कोरोनरी आर्टरी यानी खून की वो नालियां जो दिल के पट्टों को ब्लड सप्लाई करती हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे बंद है, उसमें क्लॉट फंस गया है, यानी कंप्लीट ऑक्लूजन है, मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है खून की वो नाली जो किसी भी खास दिल के पट्टे को या मसल को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये रिफ्लेक्ट होता है ईसीजी के ऊपर एज ए एसटी एलिवेशन। हमारे जो दिल के मसल्स हैं उनको तीन जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो सप्लाई करती हैं ब्लड को, जो राइट वेंट्रिकल और जो इंफीरियर वॉल है हार्ट की, क्योंकि हार्ट है ऐसे, एक इसकी एंटीरियर वॉल है, एक इंफीरियर वॉल है और एक लैटरल वॉल है। तो जो इंफीरियर वॉल है और जो राइट वेंट्रिकल है उसको ब्लड सप्लाई करती है राइट कोरोनरी आर्टरी, और ये ही ब्लड सप्लाई करती है मोस्टली 60% केसेस में एवी नोड को भी और एसए नोड को भी। तो इसीलिए वो मरीज जिनके कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो राइट कोरोनरी आर्टरी में अगर क्लॉट आ जाए तो उनकी इंफीरियर वॉल इन्वॉल्व होगी, और इंफीरियर वॉल को ईसीजी की कौन सी लीड्स देखती हैं, 2, 3 और एवीएफ। तो जब भी चेंज कम से कम इनमें से दो में आएगी, यानी 2, 3 और एवीएफ में से दो जो लीड्स हैं उनके अंदर एसटी एलिवेशन हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये इंफीरियर वॉल एसटी एलिवेशन एमआई है।
और कोरोनरी आर्टरी कौन सी में क्लॉट है मुकम्मल तौर पे, वो है राइट कोरोनरी आर्टरी। और इसीलिए ये मरीज जो है इनको अरिदमिया भी होता है, जिनको ये एमआई होता है। क्यों होता है अरिदमिया? क्योंकि एसए नोड, एवी नोड और कंडक्शन सिस्टम को मोस्टली ये सप्लाई कर रहे होते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद जो लेफ्ट मेन स्टेम है दोस्तों, ये कोरोनरी आर्टरीज जो अयोर्टा का एक वेल्व होता है जिसको हम अयोर्टिक वेल्व कहते हैं, उसके बाहर वाली साइड से ये कोरोनरी साइनस होता है, वहां से कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं। और एक निकलती है लेफ्ट मेन स्टेम। अब जो लेफ्ट मेन स्टेम है वो आगे तकसीम होती है दो में। एक है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जो दिल की एंटीरियर वॉल को सप्लाई करती है ब्लड, और इसको जो हमारी ईसीजी की जो लीड्स इसको पढ़ती हैं वो होती हैं लीड V1 से लेके V6 तक, यानी V1, V2, V3, V4, V5, V6। आमतौर पे V1 और V2 क्योंकि सेप्टम की साइड पे होते हैं तो इनको हम कहते हैं एंट्रोसेप्टल, और V5, V6 होती हैं लेटरल साइड पे तो इनको हम कहते हैं एंट्रोलैटरल, और V3, V4 जो होती हैं प्योर एंटीरियर होती हैं। जब भी एसटी एलिवेशन एमआई होगा इंटीरियर वॉल का, तो कम से कम दो जो हैं V1 से V6 में से जो लीड्स हैं उनके अंदर एसटी एलिवेशन होगी, यानी एसटी सेगमेंट एलिवेट होगा, और हमें पता चल जाएगा कि चांसेस यही हैं कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी में जो है वो क्लॉट ने मुकम्मल तौर पे इस कोरोनरी आर्टरी को बंद कर दिया है। अगर तो एसटी एलिवेशन है V1 और V2 में, इसको हम कहेंगे एंट्रोसेप्टल एसटी एलिवेशन एमआई। अगर V3, V4 में तो एंटीरियर वॉल एसटी एलिवेशन एमआई, और अगर V5, V6 में है तो इसे कहते हैं एंट्रोलैटरल एसटी एलिवेशन एमआई। अब दोस्तों जो दूसरी ब्रांच है लेफ्ट मेन स्टेम की, उसको हम कहते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये लेटरल वॉल को सप्लाई करती है, और लेटरल वॉल को जो ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स देख रहे होते हैं वो लीड 1 और एवीएल है। तो जब भी एसटी एलिवेट होगा 1 और एवीएल में तो इसे हम कहेंगे लेटरल वॉल एसटी एलिवेशन एमआई, और इसका मतलब होगा कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी जो आर्टरी है इसमें क्लॉट है, इसमें मुकम्मल तौर पे क्लॉट ने ब्लड सप्लाई को रोक दिया है। और 40% केसेस में यही जो एलसीएक्स है ये एसए नोड को भी ब्लड सप्लाई करता है। जो भी कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी एसए नोड को, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट कोरोनरी आर्टरी। तो दोस्तों जब आपको ईसीजी देखने से पता चल गया कि ये हार्ट का बड़ा अटैक है तो इसका इलाज क्या है, आपने फौरी तौर पे फैमिली को भी एक्सप्लेन करना है। और आपके पास ऑप्शन हैं दो कि या तो आप पीसीआई करेंगे, पीसीआई से क्या बनता है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, और दूसरा इसका नाम है कि पीटीसी है, यानी परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी। तो पीटीसी परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, यानी आपके पास अब दो ऑप्शन है कि या तो आप दवाई से इस क्लॉट को तोड़ेंगे जिसने इसको कोरोनरी आर्टरी को मुकम्मल तौर पे ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आप इसको प्रोसीजर करेंगे। प्रोसीजर में या पीसीआई जिसको पीटीसी भी कहते हैं, या ये है या कैबेज है, वो दोनों को मैं बाद में एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन जो दवाई का है वो उसे हम कहते हैं क्लॉट बस्टर के थ्रोम्बोलिटिक, थ्रोम्बो कहेंगे थ्रोम्बस को, और लिटिक होता है तोड़ना। तो ये कौन सी दवाइयां होती हैं? ये होती हैं रेटिप्लेस, टेनेक्टेप्लेस और एल्टीप्लेस। ये महंगे टीके हैं लेकिन पाकिस्तान में हम स्ट्रेप्टोकाइनेज आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ये आपने 1 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना है, वरना जो मायोकार्डियम ब्लड सप्लाई जिसकी कम हुई है वो परमानेंटली डेड हो जाएगी। तो आपने 1 घंटे के अंदर क्लॉट बस्टर यूज करना है, जिसको फाइब्रिनोलाइसिस भी कहते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस भी कहते हैं, लेकिन इसमें कामयाबी के चांसेस किसी हद तक कम होते हैं। कैसे पता चलता है कि कामयाब हो गए? अगर किसी को चेस्ट पेन रिजॉल्व हो जाए ये टीका लगने के बाद, और उसकी जो एसटी एलिवेशन की जो हाइट थी वो 50% कम हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये इंजेक्शन कामयाब रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है जिसमें कामयाबी के ज्यादा चांसेस हैं कि पीसीआई की जाए। पीसीआई क्या होता है? जिसको पीटीसीए भी कहते हैं कि परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन या परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये होता ही है कि हमारी जो रेडियल आर्टरी है इसमें से हम कैथेटर डालते हैं, वो कैथेटर जाता है अयोर्टा के पास, उसको हम देख रहे होते हैं एक्सरे मशीन पे या फ्लोरोस्कोपी के जरिए। फिर हम यहाँ पे कंट्रास्ट देते हैं, वो कंट्रास्ट जाता है कोरोनरी आर्टरी में, हमें पता चल जाता है कि कौन सी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है। इस प्रोसेस को कहते हैं एंजियोग्राफी। एंजियो कहते हैं ब्लड वेसल को, ग्राफी होती है तस्वीर। तो जब हमें ये पता चल जाता है तो फिर हम एक और कैथेटर डालते हैं इसी रास्ते से, और उसको क्लॉट को हम तोड़ के निकाल लेते हैं, सक कर लेते हैं। इसे कहते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियो कहते हैं ब्लड वेसल को, प्लास्टी कहते हैं रिपेयर को। तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, पहले तो कम यूज करते थे लेकिन अब हर दफा जब भी हमने पीसीआई करनी होती है तो हम वहां पे स्टेंट रख देते हैं ताकि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक ना हो जाए। तो इसे कहते हैं पीसीआई प्लस स्टेंटिंग। तो जितनी एक अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो तब भी रख देंगे, अगर 2 ब्लॉक हैं तो तब भी रख देंगे।
और आम तौर पे ये ड्रग एलूटेड रखे जाते हैं। ड्रग एलूटेड क्या होते हैं कि वो कुछ ऐसी मेडिसिन रिलीज करते रहते हैं जो कि थ्रोम्बोस बनने से, यानी इवन जो ये स्टेंट होते हैं इनके अंदर भी क्लॉट बन जाता है तो उससे बचाती हैं। लेकिन अगर किसी की तीनों कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी पे पता चलता है कि ब्लॉक हैं या उनकी दो वो कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हैं जिनको हम मेजर कहते हैं, जैसे अगर किसी की आरसीए ब्लॉक हो, राइट कोरोनरी आर्टरी, और साथ ही लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्लॉक हो जाए, या किसी की लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, तो फिर हम उसको ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन की हम तजवीज़ देते हैं जिसे कैबेज कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि हम आयोर्टा के अंदर एक अपनी या तो सेफनेस वेन यानी टांग से लेके या फिर इंटरनल मेमोरी आर्टरी ये लेके तो हम उसको सी देते हैं, और जहां पे क्लॉट था उससे आगे यानी उसको बाईपास करके उससे आगे वो कोरोनरी आर्टरी जिसके अंदर क्लॉट था, जिसने मुकम्मल तौर पे ब्लड फ्लो को रोक दिया था, उसको सी देते हैं। इसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये जो पीसीआई है इसका जो हमारे पास टाइम होता है वो होता है 1.5 घंटा, कि हमने 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये काम करना है। और इसी तरह अगर जो टीका लगता है उसके लिए हमारे पास होते हैं 60 मिनट। और ये सारी तशखीस हुई थी ईसीजी से। अगर आप ये कर लेते हैं ईसीजी से तशखीस, यानी फर्ज करते हैं पेशेंट आपके पास आया है, आपने उसकी ईसीजी करवाई, तो इस पूरे प्रोसेस में 10 मिनट लगने चाहिए। आपका कार्डियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हो जाए, वो ईसीजी को देख ले, उसमें 10 मिनट लगने चाहिए। और फिर जब पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर हुआ था, इसे कहते हैं डोर, और जब उसको नीडल लगी थी कि आपने टीका लगाया था यानी थ्रोम्बोलिटिक्स दिए थे, तो डोर टू नीडल टाइम होना चाहिए 1 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन अगर फर्ज करते हैं कि आपको अगर पीसीआई करना पड़ा है, तो आपको जो डोर टू बैलून इसलिए कहते हैं कि जो क्लॉट ने कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक किया था तो आप उसे बैलून से खोलते हैं, जिसे एंजियोप्लास्टी कहा था हमने, क्योंकि फिर खोल के और वो जो क्लॉट होता है उसको सक कर लेते हैं। तो वो जो डोर यानी जब पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर हुआ है, जो जब उसकी टाइमिंग नोट होती है रिसेप्शन पे, डोर टू बैलून टाइम होना चाहिए 1.5 घंटे से कम, बेहतरीन रिजल्ट के लिए। जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना यानी मायोकार्डियम को नुकसान होता जाएगा। इसलिए कहते हैं टाइम इज मायोकार्डियम, कि वक्त गुजरता गया तो मायोकार्डियम आपके हाथ से लूज हो जाएगी। दोस्तों ये था दिल का बड़ा अटैक, और ये है ईसीजी का फायदा कि आपको दिल के बड़े अटैक का पता चल जाता है। और ये किन मरीज लोगों में आमतौर पर होता है? जिनकी उम्र ज्यादा होती है, शुगर के मरीज होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, मोटापा होता है, सिगरेट पीते हैं, उनका जॉब ऐसी होती है कि सारा दिन बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है ज्यादा, तो इन लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी और इनको दिल का बड़ा अटैक हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।